हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने ऑक्सीन के बारे में पूरा डिस्कशन किया था एंड ऑक्सीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट वगैरह स्टडी किए थे, केमिकल स्ट्रक्चर जो थी उसको स्टडी किया था। आज हम दूसरा जो हार्मोन है हमारा प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन, इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जिब्रेलिन के बारे में बात करेंगे कि इसकी डिस्कवरी किस तरीके से हुई थी और बाद में इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं उनमें यूजफुल होता है। तो डिस्कवरी में सबसे पहले जो बात आती है कि किस तरीके से इसको डिस्कवर किया गया था, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो ये जो एक डिजीज होती है जिससे हमने जिब्रेला को एक तरह से जिब्रेलिन जो था उसको हमने इसकी डिस्कवरी की थी। जापानीज जो फार्मर थे उन्होंने अपने फार्म्स के अंदर देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे थे, राइस के जो उनके फील्ड थे, तो राइस के कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा हाइट जिनकी बढ़ गई थी। उनका जो स्टेम था वो बहुत वीक और बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। इनमें कोई फ्लावरिंग नहीं थी, कोई सीड का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था और बहुत एकदम से बहुत तेजी से वो बढ़ चुके थे। तो ये जो इस तरह की चीज उन्होंने देखी, तो इसको सबसे पहले जो स्टडी किया था वो होराई ने किया था। होराई ने कहा कि ये जो हुआ है जिससे कि इस प्लांट एकदम से बहुत ज्यादा जिनकी हाइट बढ़ गई है, ये एक डिजीज है और इस डिजीज को उन्होंने नाम दिया था बैकने डिजीज। और इस डिजीज को वहां पर जो फार्मर्स थे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत लंबे हो गए थे प्लांट्स, तो उनको एक नया नाम दिया उन्होंने। इसको हम फुलिश सीडलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये बैकने डिजीज थी, इसको स्टडी किया था सबसे पहले होराई ने और इसका नाम जो दिया था वो फुलिश सीडलिंग भी उन्होंने ही दिया था। लेकिन अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि जिब्रेलिन को किसने डिस्कवर किया, तो इसमें हम नाम लेंगे कुरोसावा का। जो कुरोसावा थे ये एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, जापान के अंदर ही इन्होंने काम किया है। तो इनका हमने क्यों नाम दिया कि डिस्कवरी के अंदर हम इनको ही लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो ये डिजीज थी इसका रीजन बताया कि इसका कारण क्या है, क्यों प्लांट के अंदर इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लांट लंबे हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई, ये इस फंगस के कंटेमिनेशन से ऐसा हुआ है, यानी ये फंगस यहाँ पर आया है जिसकी वजह से प्लांट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे हो गए हैं। और ये जो फंगस है ये एस्कोमाइसिटीज का आता है। हम जो फंगस का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था तो उसमें जो उसकी क्लास है एस्कोमाइसिटीज, उसके अंदर आता है। तो सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि ये जो डिजीज है ये जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई के कारण होती है। और जब इन्होंने इस फंगस को हेल्दी राइस प्लांट्स के ऊपर स्प्रे किया तो वो भी कंटेमिनेटेड हो गए, उनके अंदर भी ये डिजीज हो गई। तो इससे प्रूव हो गया था कि इसका कारण क्या है, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई है। तो इसका मतलब ये जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई है, इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी हाइट में बढ़ा देते हैं, यानी उनकी इंटरनोड का इलोंगेशन कर देते हैं। तो बाद में इसका नाम जो था वो जिब्रेलिन दिया गया, वो बाद में हुआ था। एक और हम डिस्कवरी में नाम लेंगे याबुता एंड हयाशी का। यहाँ पर जो होराई ने स्टडी किया था उन्होंने बैकने डिजीज नाम दिया एंड फुलिश सीडलिंग भी कहा। इसके बाद कुरोसावा ने प्रूव किया था, उन्होंने हेल्दी प्लांट्स को कंटेमिनेट किया इससे, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई से। और याबुता एंड हयाशी इन्होंने सबसे पहले इसको जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई से सब्सटेंस को निकाला, आइसोलेट किया और उसका नाम दिया उन्होंने जिब्रेलिन, है ना। तो जो ये सब्सटेंस था इसको नाम सबसे पहले दिया जिब्रेलिन, याबुता एंड हयाशी ने। लेकिन ये पूरी तरह से प्योर फॉर्म में नहीं था, तो इसको बिल्कुल आइसोलेट प्योर फॉर्म में जो किया था वो ब्रायन ने किया था। तो डिस्कवरी में हमें ये 3-4 चीजें याद रखनी है, लेकिन हम जो डिस्कवरी की बात करेंगे तो इसमें नाम हम कुरोसावा का ही लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बताया था कि इसका रीजन एक फंगस है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोई। बाद में कई तरह के जो सबसे पहले जो याबुता एंड हयाशी ने क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइसोलेट किया, इस फंगस से निकाला और उसको जिब्रेलिन नाम दिया। लेकिन अब हम देखते हैं कई ऐसे फंगस हैं और कई ऐसे हायर प्लांट्स हैं जिनके अंदर जिब्रेलिन मिलता है कई तरीके का। तो अभी तक हम 100 से भी ज्यादा हमने जिब्रेलिन को सर्च कर लिया है, डिस्कवर कर लिया है और इनके नाम दिए गए हैं GA1, GA2, GA3 एंड GA100 तक इनके नाम अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो स्टडी किया गया था वो GA3 था और सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था वो GA3 ही था। इसका फॉर्मूला C19H22O6 है। जो GA3 फर्स्ट मिला, इसका फॉर्मूला C19H22O6 है। और अगर हम बात करें जिब्रेलिन जो है इनकी केमिकल नेचर कैसी होती है, तो केमिकली अगर हम देखें तो इनकी केमिकल नेचर में ये जिब्रेलिक एसिड है ना, जो कि असली में जिसे हम कहेंगे ये टर्पीन्स होते हैं।
टर्पीन सब्सटेंसेस आपने नाम सुना होगा। तो अगर हम इनकी केमिकल नेचर देखें तो ये जिब्रेलिक एसिड है जो बिल्कुल रियल में ये टर्पीन्स होते हैं और इनके अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर होती है। उस रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गिबेन, है ना, गिबेन रिंग स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर 90 या 20 तक कार्बन के एटम्स मिलते हैं। तो केमिकली ये टर्पीन्स होते हैं यानी जिब्रेलिक एसिड होते हैं और इनको नाम दिया गया जिब्रेलिन। तो ये इनकी डिस्कवरी थी कि किस तरीके से जो जिब्रेलिन था इनको स्टडी किया गया। अब हम बात करते हैं मेन जो है हमारा कि जो जिब्रेलिन है इसका प्लांट्स के अंदर क्या रोल है, ये किस तरीके से अपनी फिजियोलॉजी शो करेगा, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है इसके जिब्रेलिन के वो अलग अलग हैं। अगर हम बात करें ऑक्सिन और जिब्रेलिन की तो कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन में बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है जिब्रेलिन का वो है इंटरनोड इलोंगेशन। हम सबसे पहले बात करेंगे जो इंटरनोड्स होते हैं उनका इलोंगेशन करता है, क्योंकि आपने देखा है कि इस फंगस का जो इफेक्ट था वो यही था कि राइस के जो प्लांट्स थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी हाइट बढ़ गई थी। तो ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली ड्वार्फ हैं, अगर आप उनकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जिब्रेलिन को यूज कर सकते हैं। तो जिब्रेलिन में जो फर्स्ट इफेक्ट है वो है कि हम कैसे कर सकते हैं हाइट को बढ़ा। हम जिब्रेलिन को स्प्रे करेंगे जिससे जो उनकी इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट हो जाएगी और प्लांट की हाइट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का हम कई तरह के प्लांट्स में यूज कर रहे हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है शुगर केन। अगर शुगर केन के अंदर हम जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो शुगर केन की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसके अंदर शुगर का जो कंटेंट है वो भी इंक्रीज होगा और फार्मर को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम अधिकतर प्लांट्स को हम ऐसा कर सकते हैं कि उनकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। और ऐसा पर आप ध्यान रखें, जीनोटाइप हम नहीं बदल सकते। हम उन्हें सिर्फ बार प्लांट की हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके जीनोटाइप है उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ स्प्रे करके हम ये इफेक्ट शो कर सकते हैं। और इसी का एक और इफेक्ट है इंटरनोड इलोंगेशन की। अगर हम बात करें स्पेशली रोजेट प्लांट के अंदर जो इंटरनोड इलोंगेशन है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, स्पेशली रोजेट प्लांट के अंदर। रोजेट प्लांट वो होते हैं जिनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है उनका, और बिल्कुल ये सॉइल से लगे हुए होते हैं, यानी इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती, ये बिल्कुल चिपके हुए होते हैं सॉइल से। और इनमें जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का वो स्फेरिकल होता है। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कैबेज का। कैबेज आप सब लोग जानते हैं, कैबेज के अंदर जो स्टेम होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। स्टेम इज वेरी शॉर्ट एंड इससे क्योंकि स्टेम छोटा होने के कारण इनकी नोड्स जो होती हैं वो बहुत पास होती हैं। और आप जानते हैं कि नोड्स से ही क्या निकलती है, नोड्स से ही लीव्स बनती हैं। तो लीव्स एक दूसरे के बिल्कुल पास होने के कारण इस तरह की स्ट्रक्चर आप देखते हैं ये कैबेज के अंदर होगी। तो जितने भी रोजेट प्लांट हैं जैसे कि चुकंदर है, पत्ता गोभी जिसे हम कहते हैं कैबेज, इन सबके अंदर जो इलोंगेशन करना है इंटरनोड का वो हम जिब्रेलिन से कर सकते हैं। ये प्लांट जो होते हैं इनमें हमें बेनिफिट क्या होगा, जैसे कि अगर हम कैबेज की बात करें तो कैबेज में अगर हम जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं तो इससे इसका जो स्टेम है वो इलोंगेट हो जाएगा। और इसकी वजह से आप देखिए अगर इसका स्टेम इलोंगेट हो गया है इस तरीके से तो आप देखिए लीव्स का अरेंजमेंट भी क्या होगा, वो ज्यादा होगा और फ्रूट की जो साइज है वो आपको बड़ी मिलेगी। तो इससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा। इस इफेक्ट को हम बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। बोल्टिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ internode just before flowering is called bolting। इसको हम बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। और बोल्टिंग में हमेशा याद रखना है, जैसे बोल्टिंग इफेक्ट में आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग नहीं हुई है। बिल्कुल अगर आप जिब्रेलिन को स्प्रे करेंगे तो फ्लावरिंग से पहले आपको स्प्रे करना होगा और उससे पहले जब स्प्रे करेंगे तो रोजेट प्लांट के अंदर जो स्टेम है वो इलोंगेट हो जाएगा और आपको फ्रूट की साइज इंक्रीज मिलेगी। तो ये इफेक्ट कहलाता है बोल्टिंग, यानी जस्ट बिफोर प्रायर टू फ्लावरिंग स्प्रे द जिब्रेलिन, यानी स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाना, स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनोड इलोंगेशन, इसको इलोंगेशन कर लीजिए आप, इसे हम कहते हैं बोल्टिंग। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट ये रोजेट प्लांट के अंदर हमें मिलेगा, जिब्रेलिन इंटरनोड का इलोंगेशन करता है। दूसरे इफेक्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज सीड जर्मिनेशन। आपने ऑक्सिन पढ़ा था और ऑक्सिन के अंदर आपने देखा था कि वो सीड डॉर्मेंसी को इंक्रीज करता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है जिब्रेलिन, ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है।
किस तरीके से हेल्प करता है, कोई भी सीड आपने लिया और उसे जब वाटर में सॉक किया तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर जो जिब्रेलिन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है। और ये जिब्रेलिन जब बनता है, ये अधिकतर ये जो प्लांट्स होते हैं ये मोनोकोट्स होते हैं, जैसे कि राइस है, जैसे कि वीट है, इनके अंदर हम देखते हैं इसमें सीड जर्मिनेशन स्पेशली ये वहीं पे करेगा। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद इनका जो अंदर जिब्रेलिन का सिंथेसिस होना शुरू हो जाता है, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है वो जिब्रेलिन को बनाने लगता है। ये जिब्रेलिन एल्यूरोन लेयर जो होती है सीड की उसके अंदर पूरा डिफ्यूज हो जाता है और वहां पर कई तरह के एंजाइम हैं उन्हें एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि अमाइलेज, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज। और ये एंजाइम जब एक्टिवेट होते हैं तो ये एंडोस्पर्म में जो फूड स्टोर होता है सीड का उसको डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को मिलता है और सीड बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। तो सीड जर्मिनेशन में जिब्रेलिन का बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि ये जिब्रेलिन क्या करता है, कई सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करने से ही जो फूड है स्टोर वो डाइजेस्ट होगा और एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो सेकंड इसका रोल है सीड जर्मिनेशन के अंदर। स्पेशली ये फोटोसेंसिटिव सीड्स जो होते हैं उनके अंदर भी ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन इंक्रीज करेगा। फोटोसेंसिटिव सीड्स वो होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है और डार्क में आपने सीड को रखा है, तो उस समय आप उन सीड्स के अंदर अगर जिब्रेलिन को स्प्रे करते हैं तो वो सीड जर्मिनेट हो जाएंगे विदाउट लाइट, वो डार्क में भी जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये भी ऐसे सीड्स को फोटोप्लास्टिक सीड कहते हैं और ये सीड आप इसमें जिब्रेलिन को यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका जो इंपॉर्टेंस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। हमने इससे पहले ऑक्सिन पढ़ा था, वो उसको प्रमोट करता है। ये सीड की जो डॉर्मेंसी है उसको ब्रेक करता है, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, या जितनी भी जो भी बर्ड्स होती हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स होती हैं, सिंपल बर्ड्स होती हैं, उन सबको क्या करता है, ये इनकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, यानी ये हेल्प करता है उनके जर्मिनेशन में, जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सिन। नेक्स्ट इसका इफेक्ट है फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में जिब्रेलिन बहुत हेल्प करता है। जनरली बेटा ये यूज होता है कि जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ 2 ईयर की होती है, उनमें एक ट्रीटमेंट होता है वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है कि प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देना होता है। जितने भी बाइनियल प्लांट होते हैं, एक विंटर उनके पूरी लाइफ में आती है जिससे कि उनको कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाता है, कोल्ड टेम्परेचर मिल जाता है, और ये उनके लिए फ्लावरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी तरीके से एक और इफेक्ट है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म भी लाइट की प्रेजेंस में फ्लावरिंग का होना है। तो इन दोनों इफेक्ट को हमारे जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जिब्रेलिन को यूज करते हैं। बिना वर्नलाइजेशन के यानी कोल्ड ट्रीटमेंट के या बिना फोटोपीरियोडिज्म के भी हम फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकते हैं अगर हम प्लांट्स के ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दें। तो हमें इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी बाइनियल प्लांट है उनमें हमें बिल्कुल भी वर्नलाइजेशन या फोटोपीरियोडिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम जिब्रेलिन को यूज करते हैं। तो ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और स्पेशली आपको याद रखना है, ऑक्सिन के अंदर हमने यूज किया था कि वहां पर फीमेल फ्लावर्स होते हैं, उनमें वो ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन अगर जिब्रेलिन की बात करेंगे तो जिब्रेलिन मेल फ्लावर में फ्लावरिंग को ज्यादा इंड्यूस करता है, उन पर ज्यादा इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी आप जानते हैं फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो कि ऑक्सिन भी करता है और जिब्रेलिन भी करता है, लेकिन इट इज मोर इफेक्टिव देन ऑक्सिन। ऑक्सिन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जिब्रेलिन। ऑक्सिन के कंपैरिजन में आप जिब्रेलिन को यूज करेंगे तो पार्थिनोकार्पी जल्दी इंड्यूस हो जाएगी। और पार्थिनोकार्पी से हम क्या करते हैं, विदाउट सीड, आपको सीडलेस अगर फ्रूट्स तैयार करने हैं तो आप इनको यूज कर सकते हैं। इसमें एक और इसकी चीज है कि आप फ्रूट की साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो भी जिब्रेलिन का यूज आप करेंगे। इसमें जैसे कि हम पीच है, पोम फ्रूट्स होते हैं, एप्पल है, इनकी साइज को बढ़ा सकते हैं। इसमें 2 तरह के हार्मोन्स को सॉल्यूशन बना के यूज करते हैं, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, इनको बोलते हैं पोमेलिन। और ये पोमेलिन जब हम स्प्रे करते हैं तो उससे फ्रूट की, जैसे ग्रेप्स है तो ग्रेप्स की साइज इंक्रीज हो जाएगी, एप्पल की साइज इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके के आप फ्रूट की साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिब्रेलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमने आज देखे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन, उसको स्टडी करें।